तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आज हम यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास में, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत पढ़ रहे थे, उसमें कलचुरी वंश को कंप्लीट कर चुके थे और चंदेल वंश को हमें पढ़ना है और परमार वंश को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चंदेल वंश, जिसको जीजाक भुक्ति वंश या चंद्रोदय वंश भी कहा जाता है। जीजाक भुक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शासकों में एक का नाम आएगा जयशक्ति, उसके नाम पर इसका नाम, इस वंश का नाम पड़ जाएगा जीजाक भुक्ति। ठीक है। और चंदेल तो ये थे। चंद्रवर्मा ने, नन्नुक चंदेल या चंद्रवर्मा ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी उपाधि थी नृपति। ठीक है, 831 से 848 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी चंदेल वंश की। तो इसका टाइम पीरियड याद करना। 831 में नन्नुक चंदेल या चंद्रवर्मा ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। 9वीं शताब्दी में लोक मान्यता के अनुसार चंदेलों का मूल स्थान जो था छतरपुर जिले के मानियागढ़ था। ठीक है, मूल स्थान भी याद करना है, कहाँ था? तो छतरपुर जिले का मानियागढ़। ठीक है, ये मूल स्थान हो जाएगा। लेकिन राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं? तो खजुराहो हुई थी पहली राजधानी, फिर कालिंजर, फिर महोबा स्थानांतरित हो गई थी। तो पहली राजधानी क्या है इसकी? खजुराहो है, फिर कालिंजर आएगी, फिर महोबा आएगी। ठीक है, और मानियागढ़ जो छतरपुर का है वो चंदेलों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, शासकों में देखेंगे हम तो प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? जयशक्ति आएगा, जयशक्ति के बाद राहेल, हर्षवर्धन, यशोवर्मन, धंगदेव, राजा गंड, विद्याधर, परमार्दी, इस तरीके से प्रमुख शासक हैं। इन शासकों को हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। जानकारी के स्रोत देखते हैं तो चंदेल वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे पहले आता है खजुराहो अभिलेख, जो कि खजुराहो में है। ये अभिलेख चंदेल वंश के शासन के बारे में जानकारी देता है। देवगढ़ अभिलेख है, वहाँ से भी इस चंदेल वंश की जानकारी मिलती है। लक्ष्मण मंदिर, महोबा अभिलेख जो है, यहाँ से भी जानकारी चंदेल वंश की मिलती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ जानकारी के स्रोत होगा जो चंदेल वंश की जानकारी देते हैं। ठीक है, ये याद करना है, अलग से लिख लेना। चंदेल वंश के प्रमुख शासक देखेंगे हम तो सबसे पहले कौन था? स्थापना किसने कर दी? नन्नुक चंदेल या चंद्रवर्मा ने। उसके बाद बागपति को हम पढ़ेंगे। बागपति में आता है कौन? विंध्याचल पर्वतक। बागपति जो थे ना, बागपति शासक, इन्होंने विंध्याचल पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। विंध्याचल पर्वत को इनका आनंद धाम कहा गया। ठीक है, विंध्याचल पर्वत को आनंद धाम कहा गया था। ठीक है, तो इनका साम्राज्य कहाँ तक था? विंध्याचल पर्वत तक था और विंध्याचल पर्वत को ही आनंद धाम कहा गया था। दूसरे शासक कौन हो गए? बागपति। उसके बाद आते हैं जयशक्ति। जयशक्ति के नाम पर ही इस वंश का नाम जीजाक भुक्ति रखा गया था। जयशक्ति को जीजा और जीजाक ये बोला जाता था, जीजा या जीजाक, और इनके नाम पर इस वंश को जीजाक भुक्ति भी कहा गया है। चंदेलों को वैवाहिक संबंध, अपन ने कलचुरियों से पढ़े थे कल कि कलचुरियों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और जयशक्ति की पुत्री थी, कौन थी? हट्टा देवी। हट्टा देवी या नट्टा देवी का विवाह जो हुआ था कोक्कल प्रथम से हुआ था। जो त्रिपुरी शाखा के थे ना कोक्कल प्रथम, उनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, जयशक्ति की पुत्री का विवाह हुआ था हट्टा देवी का कोक्कल प्रथम से, क्योंकि चंदेलों ने कलचुरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद चौथे आते हैं विजयशक्ति। विजयशक्ति भी इस वंश के शासक हैं। उसके बाद इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद आते हैं राहिल। राहिल जो था जयशक्ति का पुत्र था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सागर में स्थित रहली नगर का नामकरण भी इस चंदेल शासक के नाम पर ही करते हैं। तो सागर का जो रहली है उसको ये मानते हैं कि ये राहिल के नाम पर है। ठीक है, राहिल के बाद क्या आते हैं? हर्षवर्धन आते हैं, हर्षवर्मन आते हैं। तो उन्होंने मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतंगेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो हर्षवर्मन ने बनवाया था। इन्होंने पाल शासक महीपाल को हराया था। पाल शासक जो महीपाल था ना,
उनको भी इसने हराया था। किसने? हर्षवर्मन ने। ठीक है, इस तरीके से हर्षवर्मन के बारे में 2 फैक्ट हो गए। एक तो इन्होंने मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। और पाल शासक जो थे महिपाल को भी इन्होंने हराया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम हर्षवर्मन, ये लक्ष्मण वर्मन आते हैं, यशोवर्मा भी इनको बोलते हैं। इनका टाइम पीरियड याद करेंगे 925 से 950 ईस्वी तक चला है। चंदेल शासक थे यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया है। तो चतुर्भुज मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज और लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों मंदिरों का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण वर्मा से याद आ ही जाएगा, और यशोवर्मा से कर लेना चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, तो ये एक ही है, और ये इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। ये चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने विष्णु की मूर्ति प्रतिहार राजा देवपाल से प्राप्त की थी। ठीक है, इसमें एक मूर्ति रखी हुई है चतुर्भुज मंदिर में, गर्भगृह में, जिसको इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? तो प्रतिहार राजा देवपाल से इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, ये दोनों मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा महिपाल, प्रतिहार राजा कौन थे? महिपाल। और परमार राजा सियक द्वितीय, कलचुरी नरेश युवराज देव प्रथम को हराया था। तो तीनों को याद रखना है, प्रतिहार, परमार और कलचुरी, इन तीनों को हराया था। ये बहुत प्रतापी शासक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके पूरे मंदिर और सब कुछ अच्छे से याद करना है, टाइम पीरियड भी अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो क्या क्या किया इन्होंने? चतुर्भुज मंदिर बनवा दिया, लक्ष्मण मंदिर बनवा दिया। प्रतिहार राजा महिपाल, दूसरे हो गए परमार शासक थे सियक द्वितीय, और तीसरे थे कलचुरी नरेश युवराज देव प्रथम। इन तीनों को हराया था। राष्ट्रकूटों से कालिंजर दुर्ग जीता था इन्होंने। कालिंजर का दुर्ग इन्होंने किससे जीता? तो राष्ट्रकूटों से जीता था। उसके बाद लक्ष्मण अभिलेख में यशोवर्मा को गौण रूपी क्रीड़ा लता के लिए तलवार बताया गया है। तो लक्ष्मण अभिलेख किससे संबंधित है? बस इतना याद कर लेना, किससे संबंधित है? तो यशोवर्मा से है। ठीक है, और इन्होंने गौण रूपी क्रीड़ा लता के लिए तलवार बताया लक्ष्मण वर्मा को। ठीक है, फिर महुआ में स्थित बेला सागर वेलाताल झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। 3 निर्माण कार्य हो गए इनके, चतुर्भुज मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, और महुआ में बेला सागर या बेलाताल झील का निर्माण हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड 925 से 950 ईस्वी हो गया। लक्ष्मण वर्मा के बाद देखते हैं हम कौन है? तो राजा धंग है। राजा धंग है। राजा धंग क्या करेंगे? इनका टाइम पीरियड है 950 से 1002 तक। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत। राजा धंग ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर या मरकतमणि शिवलिंग का निर्माण करवाया था, और कालिंजर को इन्होंने राजधानी बनाई थी। तो सबसे प्रतापी राजा थे राजा धंग। इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की कहाँ से? खजुराहो से कालिंजर। ठीक है, कालिंजर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, जिन्ननाथ मंदिर आदि, ये नाथ वाले जितने मंदिर हैं, इन सब का निर्माण राजा धंग ने करवाया था। टाइम अच्छे से कर लेना, 950 से 1002 तक रहे हैं ये। और कालिंजर इनकी राजधानी रही है, नई राजधानी जो इन्होंने खजुराहो से स्थानांतरित करके बनाई थी। राजा धंग ने खजुराहो में जिन्ननाथ पार्श्वनाथ मंदिर हम पढ़ चुके हैं कि बनवाया था, और पार्श्वनाथ जो मंदिर है ना, उसको खजुराहो का विश्वविद्यालय बोलते हैं। ठीक है, खजुराहो अभिलेख में शासन क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? राजा धंग के शासन क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है खजुराहो अभिलेख से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, इन्होंने और क्या करवाया है। राजा धंग ने यशोवर्मन द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, यशोवर्मन द्वारा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन कार्य पूरा किसने करवाया था? तो धंग ने करवाया था। ठीक है, महमूद गजनवी के विरुद्ध जयपाल को इन्होंने सहायता भेजी थी। जयपाल शासक थे, उनको महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता भेजी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि गुर्जर अभी तक क्या चल रहे थे? चंदेल, परमार और कलचुरी, ये तीनों क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हैं। तो ये गुर्जर सत्ता के अधीन ही चल रहे थे। लेकिन जो राजा धंग हैं, इन्होंने
क्या किया, गुर्जर सत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं की स्वाधीनता की घोषणा की। चंदेल वंश को मतलब स्वाधीनता कहाँ से मिली है, राजा धंग के बाद से। ठीक है, फिर उसके बाद राजा धंग ने जीवन के अंतिम समय में प्रयाग के संगम था, उसमें जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो प्रयाग संगम में किसने जल समाधि ली, तो राजा धंग ने समाधि ली थी। याद करना बहुत अच्छे से। उसके बाद आते हैं राजा गंड। तो राजा गंड जो हैं इनका टाइम कितना है, 1002 से 1017 तक ये चलेगा। धंग के पुत्र थे गंड, राजा धंग जो थे इनके ही पुत्र हैं ये। गंड ने खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर, इन 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो जब धंग आएगा ना, धंग के पुत्र हैं गंड, धंग के बाद आएंगे गंड। तो धंग ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, जिन्नाथ, आदिनाथ, इस तरीके के मंदिर जो नाथ वाले हैं वो धंग ने बनवाए। और गंड जो है ना, गंड धंग के पुत्र हैं, तो इन्होंने चित्रगुप्त और जगदम्बा मंदिर बनवाए थे। चित्रगुप्त मंदिर जो है वो सूर्य को समर्पित था। ठीक है, इनका टाइम अच्छे से कर लेना, 1002 से 1017 ईस्वी तक था राजा गंड का। नेक्स्ट देखते हैं कौन से आते हैं हम, विद्याधर हैं। तो विद्याधर का टाइम कितना है, 1017 से 1029 तक है। गंड के पुत्र थे विद्याधर। ठीक है, इनके पुत्र ये हैं, विद्याधर हैं। विद्याधर ने खजुराहो में सबसे बड़े कंदरिया महादेव मंदिर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 31 मीटर है, का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव का निर्माण विद्याधर ने करवाया था। विद्याधर जो है समुद्रगुप्त की तरह कविताओं की रचना करता था। इसने लुकाते हिंदवी कविता की रचना की थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि चंदेल वंश में कविताओं की रचना कौन सा शासक करता था, तो विद्याधर जो है कविताओं की रचना करता है। और किस नाम से, लुकाते हिंदवी इनकी कविता का नाम है, इसकी रचना की थी। ठीक है, उसके बाद विद्याधर ने 1020 में अपनी कूटनीति से महमूद गजनवी से दोस्ती और संधि कर ली। तो महमूद गजनवी से इन्होंने दोस्ती भी की और संधि भी कर ली और उनके आक्रमण पर का सफल विरोध किया था। एकमात्र शासक है जो महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संधि भी की, पहले दोस्ती की फिर संधि कर ली, लेकिन ये पराजित नहीं हुए थे। परमार शासक राजा भोज, कलचुरी शासक गांगेयदेव को इन्होंने हराया था। दोनों को हराया था, कलचुरी शासक गांगेयदेव को और परमार शासक राजा भोज को। ठीक है, इस तरीके से गांगेयदेव विद्याधर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और इनका टाइम कर लेना अच्छे से। कंदरिया महादेव तो बहुत अच्छे से कर ही लेना, विद्याधर ने बनवाया है। इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन ने महोबा की कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया था। कीर्तिवर्मन से याद आ जाएगा, महोबा याद रह जाएगा। कीरत सागर या कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया है, जो कि चंद्रवाल और उनकी सहायक नदी चंद्रनोर को रोककर बनाया गया था। इसने कालिंजर में बुड्ढी तालाब का निर्माण करवाया, ये रहने देना। कृष्ण मिश्र जो है नाटककार रहता था इनके दरबार में, जिसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो प्रबोध चंद्रोदय किसकी की रचना है, तो कृष्ण मिश्र की है और ये किसके टाइम पे थे, कीर्तिवर्मन के टाइम पर थे। ठीक है, इस तरीके से कीर्तिवर्मन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं परमर्दी देव। परमर्दी देव देखते हैं हम। तो परमर्दी देव को परमाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपनी राजधानी कालिंजर और महोबा को बनाया था। परमर्दी देव को परमाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई, कालिंजर और महोबा। कालिंजर राजधानी हम देख चुके थे, राजा धंग ने भी बनाई थी। उसके बाद कालिंजर रही है, फिर उसके बाद महोबा और कालिंजर किसने बनवाया, तो परमर्दी देव ने। बहुत अच्छे से याद करना है। और ये परमर्दी देव ने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए। उन्होंने महोबा क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। तो 1182 में युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं सिरसागढ़ का युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य रात्रिकालीन अभियान हुआ था। आला उदल जो थे परमर्दी देव के सेनापति थे, ये दोनों मारे गए थे युद्ध में। इस युद्ध को सिरसागढ़ का युद्ध बोला जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी।
ठीक है। प्रसिद्ध कवि जगनिक जो हैं, जगनिक इनके दरबार में रहते थे। जगनिक ने परिमल रासों की रचना की थी, जिसमें उन्होंने बताया है, इस युद्ध के बारे में वर्णन किया है। परमर्दी देव के बारे में जानकारी मिलती है हमें परिमल रासों से। ठीक है, जगनिक जो थे इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, आलाउदल परमर्दी देव के प्रमुख सेनापति थे, जिनके सम्मान में जगनिक ने वीर रस से उत्प्रेरित होकर आल्हा खंड की रचना की थी। तो आल्हा खंड किसकी रचना है? जगनिक की है। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। और आलाउदल के बारे में है, तो आलाउदल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के थे। ठीक है, जो कि सिरसागढ़ रात्रिकालीन अभियान 1182 में मारे गए थे। आल्हा खंड को विश्व की सबसे लंबी कविता कहा जाता है, जिसमें आलाउद्दीन की 52 लड़ाइयों का उल्लेख है। ये 52 लड़ाइयों का उल्लेख है। 52 लड़ाइयाँ इन्होंने जीती थी, कभी भी नहीं हारे थे। लेकिन ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें ये रात्रिकालीन था, तो ये रात में लड़े थे, इसलिए ये दोनों हार गए थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेलों पर विजय हासिल की। ठीक है, तो यहाँ से चंदेल वंश जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में चलेगा या गुलाम वंश के हाथों में आ जाता है। हम्मीर वर्मन जो है इस वंश के अंतिम शासक हैं, हम्मीर वर्मन। इनके समय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कालिंजर पर आक्रमण हुआ था 1203 में, और चंदेल वंश का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, तो चंदेल वंश के अंतिम शासक जो हैं हमीर वर्मन को माना जाता है, क्योंकि 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कालिंजर पर अभियान हुआ, आक्रमण हुआ और चंदेल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद गुलाम वंश की सत्ता स्थापित होने लगी थी चंदेलों पर। ठीक है, इस तरीके से चंदेल वंश की डिटेल हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा ब्रीफ में मैं दे देती हूँ कि चंदेल वंश को आप अच्छे से याद हो जाए। देखो, हम यहाँ से याद करके आए थे, उसके बाद पूरे शासक जो हैं मैंने क्रम से लिख रखे हैं। किसने कौन सा मंदिर बनवाया उसको मैंने यहाँ साइड में डिटेल इसी थोड़ा थोड़ा करके लिख लिया है कि इसने ये करवाया, इसने ये करवाया, इसने ये, क्योंकि याद रहे आपको। ठीक है, फिर अंतिम कौन थे, इस तरीके से लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी शॉर्ट में पूरे चंदेल वंश का वर्णन किया गया है। इनको और हम देखते हैं।